हेलो दोस्तों। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर चैप्टर से था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आपका आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी भी दी जा रही है, ताकि आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है कि अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि, खाली स्थान यहाँ पर आगे, और यहाँ पर ऑप्शनों को आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि इकाई होगी, बी ऑप्शन शून्य होगी, सी ऑप्शन असमान होगी, डी ऑप्शन बराबर होगी। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में लौह हानि स्थिर और जो कॉपर हानि होती है वो भार पे निर्भर करती है। और वही चीज इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि क्या हो। तो जब लौह हानि बराबर हो, उस समय क्या होगा साथियों, उस समय अधिकतम क्षमता उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में साथियों पूछा जा रहा है कि अंतःध्रुव द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र धारा का, बी ऑप्शन आर्मेचर धारा का, सी ऑप्शन आर्मेचर वोल्टता का, और डी ऑप्शन है क्षेत्र धारा का। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर धारा का। क्योंकि साथियों अंतःध्रुव जो होता है, जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं, उसके द्वारा जो उत्पादित एमएमएफ होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर फाई ए से। तो फाई ए आपका हो जाता है, सॉरी फाई अल्फा आपका हो जाता है, फाई अल्फा इंटू फाई ए हो जाता है। इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स या आपका फ्लक्स हो, ये आपका पोल जो होता है हमेशा आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किसके समानुपाती होता है, तो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्ध्रुव अर्थात इंटरपोल वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है। मतलब कि ये किसके साथ किस क्रम में जुड़ी होती है, जैसे कि आर्मेचर के साथ श्रेणी में, या मुख्य ध्रुवों के साथ श्रेणी में, या आर्मेचर के साथ समांतर में, या मुख्य ध्रुवों के साथ समांतर में। तो देखिए साथियों जो इंटरपोल होते हैं, ये वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, जिससे क्या हो सके, जिससे आर्मेचर फ्लक्स द्वारा जो मुख्य फ्लक्स है उस पे पड़ने पर जो प्रभाव है वो कम उसको कर सके। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, सॉरी आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि पथ यांत्रिक क्षय का योग होता है। ए ऑप्शन लौह और यांत्रिक क्षय, बी ऑप्शन है तांबे और लौह क्षय, सी ऑप्शन है तांबे और यांत्रिक क्षय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लौह और यांत्रिक क्षय कैसे सही होगा, देखिए जो यहाँ पर पूछा गया है पथ यांत्रिक क्षय, जिसको हम इंग्लिश में स्टेरल लॉसेस बोलते हैं, ये जो होता है साथियों, और ये अब होता है, और एक आपका यांत्रिक क्षय जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये आपका पथ यांत्रिक क्षय, और जो लव होता है ये यांत्रिक क्षय का योग होता है। तो लव हानि को स्थिर हानि, और स्थिर हानि के साथ यदि यांत्रिक हानि हो तो बोल्टों पर हानि का जो संयोग कर देने पर इसे हम पथ यांत्रिक क्षय कहते हैं।
और यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पथ यांत्रिक क्षय का योग होता है। तो लौ और यांत्रिक क्षय ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? पथ यांत्रिक क्षय का योग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। ये साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, ये थोड़ा-सा सवाल है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हाफ किशन परीक्षण विधि से किया गया। शक्ति आगत अर्थात इनपुट कितना होगा? समझने वाली बात है साथियों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या कहा जा रहा है? दो 500 किलोवाट की डीसी मशीन है। इसका परीक्षण किस पे किया जा रहा है? तो हाफ किशन परीक्षण विधि के द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी इनपुट शक्ति और यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है इनपुट शक्ति, इसका रेटेड जो शक्ति होता है जिसको हम रेटेड पावर बोलते हैं, उसका यहाँ पर लगभग 20% होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 मशीनों में जो प्रत्येक में यदि 10% क्षय के बराबर होता है, तो ये आपका आवश्यकता इसकी यहाँ पर इतनी होती भी है, तो ये इतना माना भी जाता है। तो आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, जो कि रेटेड जो यहाँ पर दिया गया 500 किलोवाट दिया गया है, तो 500 आप ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर गुणे 20 बटे आप 100 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा साथियों? तो ये आपका 100 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 किलो आपका यहाँ पर वाट आ जाएगा। अब यहाँ पर 100 किलोवाट कौन-सा ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 100 किलोवाट आपका आ जाएगा। बी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि एक दिष्ट डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट खाली स्थान है। ए ऑप्शन दिया गया एक अप्रत्यक्ष विधि, बी ऑप्शन है एक पुनर्योजी विधि, सी ऑप्शन है एक प्रत्यक्ष विधि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक अप्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों सही हुआ, इसको समझने वाली बात है। देखिए, डीसी मशीन की जो दक्षता होती है जिसको एफिशिएंसी बोला जाता है, उसको निर्धारित करने वाला कौन होता है? ब्रेक टेस्ट। और एक अप्रत्यक्ष विधि वो होता है जिसके द्वारा बिना लोड पर लगाए लोड पर होने वाला जो क्षय होता है उसको ज्ञात किया जा सके। तो यहाँ पर वही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक दिष्ट डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला ब्रेक टेस्ट क्या होता है? आप यहाँ पर क्या, कौन, कैसे लगाकर क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो आपको सही आंसर मिलेगा एक अप्रत्यक्ष विधि। ये आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरपोल्स का प्रयोग खाली स्थान में होता है, मतलब कि कहाँ पर किया जाता है? लैप वाइंडिंग मशीन में किया जाता है या वेब वाउंड मशीन में किया जाता है या दोनों, मतलब कि लैप और वेब वाउंड दोनों में किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर टफ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पर पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो इंटरपोल होता है उसका प्रयोग जो होता है दोनों में, मतलब कि लैप और वेब जो वाउंड होता है ये दोनों मशीनों में किया जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादातर आर्मेचर प्रक्रिया को कम करने के लिए भी किया जाता है और हम कह सकते हैं कि स्पार्क रहित कम्यूटेशन के लिए भी इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ होता है। आर्मेचर के संबंध में स्थिर होता है या स्टेटर के संबंध में घूर्णित होता है या स्टेटर के संबंध में स्थिर होता है या ब्रश के संबंध में घूर्णित होता है? क्वेश्चन काफी इजी है, बस समझने की आपको जरूरत है। देखिए, डीसी मोटर में आर्मेचर जो प्रक्रिया होती है वो एमएफ जो है आपका, एमएमएफ जो यहाँ पर दिया गया है ये स्टेटर के संबंध में स्थिर होता है। रीजन क्या होता है इसका? रीजन ये होता है कि स्टेटर फ्लक्स और जो रोटर होता है, रोटर फ्लक्स, ये दोनों सिंक्रोनस गति पर घूमता है। इसी कारण ये जो होता है स्टेटर के संबंध में स्थिर होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो आपका सी दिया गया है, ये सी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में यदि ब्रश को कुछ मात्रा में अगर स्थानांतरित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा? पूर्णतया अचुंबकन होगा या पूर्णतया चुंबकन होगा
या आंशिक अचुंबकन और आंशिक क्रॉस चुंबकन होगा या पूर्णतया क्रॉस चुंबकन होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीसी जनित्र में यदि ब्रश को हम कुछ मात्रा में अगर स्थानांतरित कर दें, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, आर्मेचर प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, आर्मेचर प्रक्रिया पर जो प्रभाव होगा वो आंशिक अचुंबकन जो होता है और जो आंशिक क्रॉस चुंबकन होता है, ये दोनों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ध्रुव अक्ष और जो ब्रश अक्ष होता है इसके बीच में कोण होने से क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया में आंशिक अचुंबकन और आंशिक अचुंबकन दोनों होता है। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है आंशिक अचुंबकन और आंशिक क्रॉस चुंबकन। सी साथियों, आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भार पर दृष्टि धारा अर्थात डीसी वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक् परिवर्तन परिस्थिति की जांच खाली स्थान से हो सकती है, जैसे कि ब्रेक टेस्ट से या स्विनबर्न्स टेस्ट से या हाफकिंसन टेस्ट से या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेक टेस्ट। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भार पर जो दृष्टि धारा वाली जो बड़ी मशीनें होती है उसके लिए दिक् परिवर्तन, जिसको कम्यूटेटर बोला जाता है, इसकी परिस्थिति की जांच करने के लिए हम ब्रेक टेस्ट ही लेते हैं। और ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।